हेलो। कैसा है ऋतु? हाँ माँ, ठीक हूँ। अभी भी घर आया हूँ। बहुत थका हुआ लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, वीना कैसी है? ठीक तो है ना वो? हाँ, पहले से काफी बेहतर है। अब सो रही है। पूछ रही थी तुम्हारे बारे में आज। हाँ हाँ, ठीक है। उसे कहना कि जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा। और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब रखता हूँ। बाद में आराम से कॉल करूँगा। अच्छा, ठीक है। मैं आज थका हुआ ज़रूर हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी, या यूँ कहिए कि एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अपराध के जगत का एक किस्सा है जो शायद ही लोगों को पता होगा। उस वक्त मैंने एक ऐसे हादसे का सामना किया था कि मुजरिम कौन है ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ मैं ही क्यों, उस मुजरिम को कानून भी कोई सजा नहीं दे सकता था। सच जानते हुए भी वो सच नहीं था। उसने अपने मालिक का और उनकी पत्नी का खून किया था। उसने मुझे कहा था कि वो जानता है जो वो कर रहा है उसके लिए वो नर्क जाएगा। लेकिन तब मैं उसे रोकने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, या यूं कहिए कि मैं उसे रोक ही नहीं सकता था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनकी इच्छाएं नहीं होती। ऐसा कईयों का मानना है कि आत्माओं की भी इच्छाएं होती है। एक मकान जो कई सालों से अकेला खड़ा है, अंधेरे को अपने अंदर समाए। और वो जिस जमीन पर खड़ा है वहां की जमीन भी उतनी ही श्रापित है। वो मकान वहां मेरे जाने से कई साल पहले से था। उस मकान के अंदर एक अजीब सी खामोशी डेरा जमाए बैठी हुई है, और वहां जो कोई भी जाता है उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। मैं भूत वूत को तो नहीं मानता। कुछ चीजों को आप देख पाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि प्राचीन लोग बिजली और बारिश से डरते थे। उन्हें लगता था कि ये किसी भगवान का गुस्सा है, या फिर किसी शैतान ने वो करवाया है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो एक प्राकृतिक घटना है, तो डर अपने आप खत्म हो गया था। तो मुझे लगता था कि शायद ये भूत प्रेत भी ऐसा ही कुछ होता होगा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। तब मैं 25 साल का था। मेरा नाम तपन कुमार है, और मैंने इस इलाके में बतौर पुलिस ऑफिसर नई नई ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। असल में हमारे घर में मेरे दादाजी भी पुलिस में थे, और मेरे पिताजी भी है। लेकिन पिताजी तब एक दूसरे शहर में ड्यूटी पर थे, और मैं एक दूसरी जगह, मशोबरा। उस वक्त मशोबरा एक छोटा सा इलाका था जहां खून, डकैती, लूटपाट ऐसी वारदातें कभी नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी का यह पहला केस था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था, जहां सबूत होते हुए भी मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं उस रोज अपने घर में बैठा रात का खाना खा रहा था। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। मौसम काफी खराब था, और ऊपर से लाइट भी चली गई थी, जो अक्सर हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके में नहीं हुआ करती है। खाना होने के बाद मैं अपनी आराम कुर्सी में बैठा हुआ था। पास में ही आग जल रही थी, और मैं बैठे बैठे कोई धुन गुनगुना रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। दिन भर की भागदौड़ की वजह से पहले से मैं बहुत थका हुआ था, तो न चाहते हुए भी मैंने रिसीवर को उठाया। सामने से एक आवाज आई, कुमार, एक भयानक हादसा हुआ है। मैंने थकी हुई आवाज में ही कहा, सोमेश, तुम्हें पता है कि बाहर कितनी जोरों से बारिश हो रही है, और यहां घर में बिजली भी नहीं है। ऊपर से सब तरफ घना अंधेरा है। तुम संभाल लेना जो। तब सोमेश ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, कुमार, बस इतना समझ लो कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है। दयाराम की लाश गायब है, और हेडक्वार्टर से भी एक कॉल था, इमरजेंसी। अब मशोबरा के करीब किसी फार्म हाउस से कॉल था। कोई बहुत डरा हुआ था, और उन्होंने बताया कि फिर उसकी आवाज कट गई। मशोबरा के बारे में नहीं, लेकिन लाश के बारे में सुनकर मैं सुन्न रह गया था। क्या मतलब, लाश ऐसे कैसे गायब हो सकती है? सोमेश लड़खड़ाते हुए बोला, कुमार, जैसे कि आपने कहा था, मैं दयाराम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले ही जा रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है, तो रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने बाहर जाकर बोनेट वगैरह चेक किया और किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट किया,
लेकिन वापस आकर देखा तो लाश गाड़ी से गायब थी। तो अब तुम कहाँ हो? मैं लाश को ढूंढते हुए पहाड़ से उतरकर पैदल ही नीचे आ चुका हूँ और यहीं एक मकान से आपको कॉल किया है। तो मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम लाश को ढूंढो, कहीं गिर विर गई होगी या फिर कोई जंगली जानवर खींच कर ले गया होगा। तो सोमेश ने जवाब दिया, कुमार यही तो हैरानी की बात है, मतलब जब मैंने पीछे जाकर देखा तो मुझे वहां कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। तो मैंने झट से उसे कहा, मतलब किसी ने लाश को चुराया है ना? नहीं, किसी ने चुराया नहीं है। कदमों के निशान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लाश खुद चलकर बाहर चली गई हो। ये बोलते हुए भी सोमेश की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और फिर उसने आगे कहा, गाड़ी से आसपास की झाड़ियों में जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन गाड़ी की तरफ आते हुए कोई भी निशान आसपास नजर नहीं आ रहे थे। सोमेश ने अपनी बात खत्म की। अभी कुछ घंटे पहले सोमेश और हम दोनों ने मिलकर दयाराम की लाश को बांधकर गाड़ी में रखा था। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर मैंने सोमेश को उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को कहा था और वहीं से मैं वापस घर आ गया था। तो सोमेश की बात सुनकर मैंने उसे हेडक्वार्टर कॉल करके फार्म हाउस के लिए किसी और को भेजने को बोला और उसे वहीं रुकने को कहा। एक लंबी सांस ली और कुछ ही वक्त में मैं वहां जाने के लिए घर से निकल पड़ा। मैंने जीप निकाली और जोर की बारिश में तेजी से उस जगह पर पहुंचा। आज की रात सच में भयानक थी। मैंने अंधेरे में ही किसी तरह उस जगह का मुआयना किया, लेकिन मेरे जाने तक बारिश की वजह से पैरों के निशान कब के मिट चुके थे और सोमेश अब भी इसी बात पर जोर दे रहा था कि वो लाश खुद चलकर गई है। मुझे उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। लाश गायब होने के पीछे मुझे दूसरा कोई कारण होने की आशंका लग रही थी कि तभी अचानक गाड़ी में जो वायरलेस रेडियो था उस पर फिर वही कॉल आया। मिशुब्रा के पास एक इमरजेंसी है, किसी घर से एक अननोन कॉल मिला है। टेलीफोन पर किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी जो कि कुछ ही सेकंड्स में बंद हो गई, तो जल्द से जल्द वहां पहुंचकर रिपोर्ट करें। अब ये कॉल सोमेश के लिए था, लेकिन मैं खुद मशोबरा के आसपास के इलाके को अच्छी तरह से जानता था। ऊपर से ये बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने सोमेश से कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपनी जीप लेकर आगे जाता हूं, तो थोड़ा आसपास झाड़ियों में लाश को ढूंढ और जल्दी से मेरे पीछे आ। मैं अपनी जीप से सीधे मशोबरा की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में मैं मशोबरा के रास्ते पर था। जीप को चलाते चलाते मेरा ध्यान एक बंगले की तरफ गया। वो एक फार्म हाउस था जो कि उसी रास्ते पर था। उसका गेट खुला था और मकान का दरवाजा भी थोड़ा खुला नजर आ रहा था। वो देख मुझे थोड़ा शक हुआ कि ऐसी तूफानी रात में कोई गेट और दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा। शायद वो कॉल इसी घर से हो सकता है। मैं जब थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि फार्म हाउस तक जाने वाला रास्ता कच्चा था और बारिश की वजह से वहां बस कीचड़ ही कीचड़ हो पड़ा था कि तभी वहीं कहीं पे मेरी जीप का टायर कीचड़ में फंस गया। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई करने पर भी जीप निकल नहीं रही थी। तो मैं गाड़ी को वहीं छोड़कर उतरकर पैदल ही उस मकान की तरफ जाने लगा। थोड़ा पास जाने पर मुझे ध्यान में आया, ये तो सुनील जी का बंगला है। सुनील जी और उनकी पत्नी सुमेधा, दोनों को मैं अच्छी तरह से पहचानता था और ये उन्हीं का बंगला था। पिछले कुछ सालों में मेरा 2-3 बार यहां आना जाना हुआ था और तब मैंने सुनील और सुमेधा के साथ बैठकर इसी बंगले के आंगन में चाय तक पी थी। वो कभी छुट्टियों में या फिर आराम करने के लिए यहाँ इस बंगले में आ जाया करते थे और दयाराम ही उनके बंगले को संभाला करता था। दयाराम यहाँ का केयर टेकर था। वो उनके घर का नौकर कम, लेकिन उनके लिए उनके ही घर के किसी बड़े बुजुर्ग जैसा था। लेकिन बदकिस्मती से दयाराम की आज ही बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि इनके लिए वो किसी अपने जैसा था। तो दयाराम की मौत के वक्त वहां सुनील और सुमेधा, इनमें से कोई आया क्यों नहीं था। मुझे उस बंगले के बाहर पहुंचने में कुछ मिनट लगे। मैं अभी उस बंगले से कुछ 50 फीट की दूरी पर था, क्योंकि कीचड़ और बारिश की वजह से मैं तेज नहीं चल पा रहा था। मैंने सबसे पहले बंगले को बाहर से ही देखा, लेकिन आसपास कोई हलचल नहीं थी। बंगले का दरवाजा आधा खुला था। मैंने 2 से 3 बार बाहर से आवाज दी, कोई है अंदर?
अरे कोई है क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी धड़कन तेज होने लगी थी। कोई अनजान डर था जो मन पर हावी हो रहा था। और फिर मेरा ध्यान नीचे गया। वहां बंगले के अंदर जाते हुए कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान थे। मतलब मेरे आने से पहले ही कोई बाहर से अंदर गया है। वो देख मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया। मैंने अपनी रिवॉल्वर अपने हाथ में ली और सेफ्टी कैच को खींचकर उंगली ट्रिगर पर रख दी और धीरे धीरे कदमों के साथ मैं उस बंगले के अंदर चला गया। बंगले की सभी खिड़कियां खुली थी कि तभी मेरा ध्यान सामने फर्श पर गया। सामने का नजारा देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दिल में झटका सा लगा। सामने फर्श पर सुमिधा पेट के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सर के आसपास सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था और खून का बहाव नीचे की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था, बहुत सारा खून। वो देखने के बाद डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि मैं एक पुलिस हूं और मैं ऐसे डर नहीं सकता। मैंने अपने आप को संभाला और एक नजर आसपास देख लिया कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। सुमेधा की लाश के पास मक्खियां भिन भिना रही थी। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा था। अब अकेले आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उस पूरे बंगले का जायजा लेना भी जरूरी था। अब एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि अगर सुमेधा यहां है तो सुनील कहां है, और उनकी 8 साल की बेटी वीना, वो बच्ची जिंदा है भी या नहीं। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन मैं आसपास के कमरों को चेक करते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर के एक कमरे में जाते ही मैंने देखा मेरे बिल्कुल सामने सुनील की लाश पड़ी हुई थी। हां, वो सुनील ही था। उसके भी सर पर बुरी तरह से मारा गया था। लगभग सर के टुकड़े टुकड़े ही हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे और बेडरूम में सब तरफ खून ही खून था। मतलब सुनील ने वो जो कोई खूनी था उसका विरोध करने की कोशिश की थी, और शायद उसी दौरान सुमेधा नीचे पुलिस को फोन करने चली गई होगी। उसी वक्त उस खूनी ने उसे भी मार डाला। अब रह रहकर मुझे उनकी बेटी का ख्याल आ रहा था कि वीना कहाँ है। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था। आज ही दयाराम की मौत होना, उसकी लाश गायब होना, और अब ये सुनील और सुमेधा की मौत, उनकी बेटी का भी गायब होना। जहां तक मुझे मालूम है कि दयाराम की मौत तो बुखार से हुई थी, लेकिन क्या उसकी मौत का इनकी मौत से कुछ संबंध है? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उनके घर में फोन की घंटी बजी। मैं दौड़ते हुए ही नीचे चला गया और रिसीवर उठाया। हेलो, हाँ, मैं ऑफिसर कुमार बात कर रहा हूँ। हेलो सर, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से ब्रिजेश। क्या वहां सब ठीक है? और अगले ही पल मैं चक्कर खाकर नीचे गिर रहा था। ऐसा लगने लगा था कि जैसे अचानक मेरे अंदर की ताकत खत्म हो गई हो, या फिर इतना सारा खून देखने की वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई थी। इतनी भयानक वारदात मैंने आज तक नहीं देखी थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, और मैं पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि किसी ने जोर से मेरे सर पर चोट की। वो चोट इतनी जबरदस्त थी कि मैं वहीं गिर पड़ा। मैं वहीं अपने सर को पकड़े हुए पड़ा हुआ तड़प रहा था। लेकिन बेहोश होने के उस कुछ पल में मैंने उसे देख लिया था। वो दयाराम था। और उस वक्त एक आवाज मेरे कानों पर पड़ी, जिसे समझने से पहले ही मैं बेहोश हो गया था। 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब तक बारिश थम चुकी थी, मौसम साफ हो चुका था। मैंने देखा कि मैं एक सरकारी अस्पताल में था और मेरा साथी सोमेश मेरे पास ही बैठा हुआ था। तब उसने मुझे बताया कि वो जब फार्म हाउस पहुंचा तो मेरी गाड़ी बीच में ही खड़ी मिली, तो वो गाड़ी से उतरकर तेजी से फार्म हाउस के पास आया। उसने अंदर जाकर देखा तो बंगले में 2 लोगों की लाशें थी और मैं बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे सर से भी खून बह रहा था। अच्छा हुआ कि कुछ ही मिनट में वहां हमारी वैन आ गई और वो मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर आ गए। सोमेश मुझे ये सब बता तो रहा था, लेकिन कोई एक आवाज जो मैंने बेहोश होने से पहले सुनी थी वो मुझे बार बार याद आ रही थी, या फिर मेरा दिमाग उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज क्या थी? वो आवाज, मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं नरक जाऊंगा।
और वो याद आते ही मैंने सोमेश को टोकते हुए उससे पूछा, दयाराम कहाँ है? और सुनील और सुमेधा की बेटी वीना कहाँ है? सोमेश ठहरते हुए बोला, दयाराम दयाराम की लाश तो अब तक नहीं मिली है। और ये वीना कौन है? वहां उस बंगले में और किसी की लाश नहीं मिली। तो मैंने उसे कहा, अरे वीना सुनील और सुमेधा की बेटी, 8 साल की है, और मुझे लगता है कि दयाराम ने उसे भी मार दिया होगा, या फिर अगर वो बच गई होगी तो वो जरूर उसे मारने वाला होगा। तो सोमेश ने मुझे टोकते हुए कहा, क्या? लेकिन दयाराम तो मर चुका है ना? मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वही तो समझ नहीं आ रहा सोमेश, दयाराम तो मर चुका है, लेकिन उस रात मैंने जिसे देखा वो कौन था? और दयाराम सुनील और सुमेधा के बंगले का केयर टेकर था, उन्हीं के लिए तो वो काम करता था। तो उसने अपने मालिक और मालकिन की जान क्यों ली? और फिर अब वीना कहाँ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोमेश से कहा, उस दिन तुम सही थे, वो लाश खुद चलकर गाड़ी से बाहर गई थी। तो सोमेश ने फिर से कहा, सर वो तो मेरा बस एक अंदाजा था, लाश खुद से कैसे चलकर जा सकती है? तो मैंने अपने बेड से उठते हुए सोमेश से कहा, अभी के अभी डिस्चार्ज लेकर हमें जाना होगा, वीना को ढूंढना होगा, और उससे भी जरूरी दयाराम को ढूंढना होगा। मेरी गाड़ी कहाँ है? सर वो मैंने कल ही आपकी गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी है। सोमेश से इतना कहते ही मैंने जाकर बाकी की तैयारी कर ली। मैंने जबरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया और सोमेश से कहा, लाश जहां से गायब हुई थी ना, तुम वहां से खोजबीन शुरू कर दो, तब तक मैं वीना की तलाश करता हूं। और फिर कुछ ही वक्त में हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। डिस्चार्ज लेकर मुझे मशुबरा पहुंचने में शाम हो गई थी। मैंने अपनी जीप को गेट के बाहर ही खड़ा किया। अब भी वहां एक पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर था। मेरे वहां जाते ही उसने मुझे सलाम किया। उसको सलाम करते हुए मैंने उसे जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा और मैं फिर से उस बंगले के अंदर चला गया। वहां अब भी सूखा हुआ खून और खून के धब्बे थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए तो गई थी, लेकिन वहां लाशों की मार्किंग नजर आ रही थी। मैंने उस पूरी जगह का मुआयना किया, हर एक कमरे को ठीक से देखा, पर वीना के वहां होने के कोई निशान नहीं थे। और फिर सब कुछ देखते हुए मैं बंगले के पीछे चला गया। तब मुझे वहीं झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने झट से अपनी बंदूक हाथ में ले ली। झाड़ियों के बीच कोई इंसान या कोई जानवर जैसा आकार नजर आ रहा था। मैंने थोड़ा आगे जाते हुए उस तरफ बंदूक को तानते हुए आवाज दी, कौन है? कौन है? जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कल मेरा बहुत सारा खून बहने की वजह से मेरे हाथों में जान नहीं थी, या शायद दवाइयों का असर था। वहां बस थोड़ी सी हलचल हो रही थी। मैंने फिर से कहा, दयाराम, क्या यह तुम हो? और वो नाम सुनते ही वहां जो कोई था, उस इंसान ने एक पेड़ के सहारे से 10 फीट की दीवार को फांदकर बाहर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की। मैंने उसके पैर पर एक राउंड फायर किया, पर मेरा निशाना चूक गया। लेकिन तब तक वो इंसान दूसरी तरफ कूद चुका था। मैं भी किसी तरह दीवार पर चढ़ गया। तब ऊपर चढ़कर मैंने देखा कि उस आदमी से भागा नहीं जा रहा था। मैं आराम से दीवार से उतरकर दूसरी तरफ चला गया। दीवार से जल्दबाजी में कूदने की कोशिश में शायद उसका पैर जख्मी हो चुका था और वो इंसान अपने एक पैर को खींचते और घसीटते हुए भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ ही वक्त में मैं चलते हुए उसके पास पहुंच गया और उसके नजदीक जाकर उस पर बंदूक तान दी, पर वो दयाराम नहीं था। वो जमीन पर रेंगते रेंगते एक जगह पर ही रुक गया। वो इंसान बहुत डरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें जोर जोर से चल रही थी, चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मैंने उसके सामने एक पत्थर पर बैठते हुए उससे बस इतना कहा, देखो, मेरे पूछने से पहले ही अगर तुम सब बता दोगे तो अच्छा होगा। अपने हाथ से मुझे रुकने का इशारा करते हुए कुछ देर तक वो शांत पड़ा रहा। उसकी सांसें नॉर्मल होते ही उसने अपने आप से ही सब बताना शुरू किया। साहब, मेरा नाम भानु है और मैं दयाराम का साथी हूं। मतलब मैं उसके साथ रहता था और शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। उस दिन बारिश में मैंने ही दयाराम की लाश को बांधने में आपकी मदद की थी। तो मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कहीं देखा हुआ लगता है, लेकिन उस रात बारिश बहुत थी और कहीं बिजली भी नहीं थी। शायद इस वजह से मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया।
हाँ ठीक है, आगे बताओ, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे थे? जी मैं यहां वीना को देखने आया था। क्यों? वो भी इस वक्त? परसों रात को दयाराम अपने घर पर आया था, उस वक्त मैं भी वहीं था। क्या मतलब दयाराम जिंदा है? नहीं साहब, मैंने उसे देखा था बहुत करीब से। वो जिंदा दयाराम नहीं था, वो एक चलती फिरती लाश थी। मैं उसकी हालत देखकर ही समझ गया था, क्योंकि मौत के पहले 4-5 दिन से वो बीमार था। असल में तब भी वो बीमार नहीं था, उसको श्राप लगा था, एक आत्मा का श्राप, एक घर का श्राप। और उन 4-5 दिनों में उसके बर्ताव में काफी बदलाव भी हुआ था। वो अपने मालिक से भी अजीब तरह से पेश आने लगा था। मैं समझ गया था कि वो अब मरने वाला है। वैसे मैंने उसे बचाने की कोशिश तो की थी, पर उस पर कोई दवाई, किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था, और आखिरकार उसकी मौत हो ही गई। मैंने मालिक के बंगले पर जाकर उनको भी ये बात बताई, तो उन्होंने मेरे सामने ही किसी बड़े अफसर को फोन कर दयाराम की लाश का अंतिम संस्कार करने को कहा। और उसके बाद फिर शायद आप और आपके साथी वहां आए। उस वक्त मैं आपको वो सब बताना चाहता था, लेकिन सोचा कि दयाराम तो अब मर चुका है, तो बताने से क्या फायदा। लगा दयाराम की मौत के साथ ही शायद सब खत्म हो चुका है, तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस लाश को बांधने में आपकी मदद की। मैंने भानु को रोकते हुए कहा, हाँ अच्छा, कहानी अच्छी है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं दयाराम के उसके मालिक और बाकी घर वालों से संबंध काफी अच्छे थे। मतलब इतने सालों से वो उनके घर को संभाल रहा था, तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते थे साहब, उनको उसके शराब के बारे में पता चल गया था। जब दयाराम बीमार था, मतलब जब उस पर कोई प्रेतात्मा सवार थी, तब वो वीना को उस श्रापित मकान की तरफ ले गया था जबरदस्ती से। वो भी जान चुके थे कि वो दयाराम नहीं है। उन्होंने दयाराम को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया था। अगर वो असली दयाराम होता तो वीना के साथ ऐसा कभी नहीं करता। दयाराम ने आज तक वीना को अपनी बेटी की तरह संभाला था, उसका ख्याल रखा था, और शायद इसलिए दयाराम की हालत देख उन्होंने उसे वीना से दूर रखना ही ठीक समझा था। मुझे भानु की बात पर हंसी आ रही थी। बहुत बढ़िया कहानी। तो अब मुझे यह बताओ कि वो मुर्दा दयाराम कहाँ है, और वो श्राप उसे कैसा लगा? उसकी भी कोई कहानी हो तो वो भी बता दो। भानु ने अपने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा, मालिक मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, जो सच है वही बता रहा हूं। अभी कुछ महीने पहले सुनील साहब यहां एक होटल बनाने के बारे में सोच रहे थे, और उसी के सिलसिले में वो इन पहाड़ियों के बीच एक अच्छी जगह को ढूंढ रहे थे कि एक दिन एक पहाड़ियों में घूमते फिरते वो एक जगह पर जा पहुंचे। एक ऐसा मकान जिसे हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। शायद मेरे भी जन्म से पहले से वो मकान वहां पर है, पर आज तक किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। और उस दिन सुनील साहब, उनकी पत्नी, बेटी वीना और दयाराम उस जगह को देखने चले गए। उस वक्त मैं भी उनके साथ था। सुनील साहब को वो जगह बहुत सस्ते में मिल रही थी, इसलिए वो उस जगह को देखने चले गए थे। वो जगह दिखने में जितनी अच्छी है, उतने ही काले घने राज वो अपने अंदर छुपाए हुए हैं। तब मैंने देखा था कि वीना उस घर को घूर कर देख रही थी, और उस घर को घूरते हुए वीना ने पूछा, काका जी ये क्या है? तो दयाराम ने उससे कहा था, बेबी जी ये एक भूत बंगला है। तो वीना ने दयाराम से फिर से सवाल किया, मतलब बेटा एक हॉन्टेड हाउस। यह सुनते ही वीना उस घर को और ज्यादा गौर से देखने लगी, और उसने फिर दयाराम से कहा, मैं उस बंगले के बारे में सुनना चाहती हूं काका जी, उस घर के बारे में और कुछ बताओ ना। तब मैंने यहां वहां की बात कर उसकी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। तो फिर दयाराम ने उसे समझाते हुए कहा,
कुछ खास बात नहीं है बेबी जी। बस कुछ साल पहले ये पूरा घर जलकर राख हो गया था। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर दयाराम को चुप रहने का इशारा किया। सोचा कि बच्ची है, खामखा डर जाएगी। मैंने भी एक नजर उस मकान को ठीक से देखा। पुराना पत्थरों से बना हुआ मकान। खिड़कियों की, दरवाजे की लकड़ियां कहीं कहीं पूरी जलकर राख हो चुकी थी, तो कहीं कहीं अजली नजर आ रही थी। मैं खुद उस मकान को 25 से 30 साल बाद देख रहा था। इतने सालों बाद भी वो सब वैसा का वैसा था। ऐसा लगा जैसे कोई अनजान ताकत इतने सालों से उस चीज की रक्षा करती आ रही हो। इसमें कोई शक नहीं था कि जो भी वहां रहा होगा उसने बहुत बुरी आग को झेला था। लेकिन तब दयाराम ने आगे कहा, सच तो पता नहीं बेबी जी, पर बहुत पुराने जमाने का ये मकान है। सुना है कि बीच रात यहां आग लगी थी और उस घर में तब एक औरत रहा करती थी। जिस वक्त आग लगी थी तब शायद वो नींद में थी। शायद इसलिए उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और दम घुटकर वो अंदर ही जिंदा जलकर राख हो गई। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इसी घर में रहती है। इसके बाद भी वीना ने दयाराम से पूछा, कौन थी वो औरत? क्या उसके बच्चे नहीं थे? तो दयाराम ने जवाब दिया, नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं था। शायद उसका कोई नहीं था, और जो इंसान उसे उसका अपना लग रहा था ना, उसने भी उसे धोखा दे दिया था। वो औरत किसी इंसान के लिए यहां आई हुई थी। अब लोग कहते हैं कि उस आदमी ने उसे धोखा दिया और उसी ने उसके घर को भी आग लगा दी थी। अब वो सच है या झूठ किसे पता है बेबी जी। और तब मैंने बीच में ही कहा, हाँ, लेकिन कोई भी उस घर में जाने की या उस जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं करता है। और जिन्होंने कोशिश की उन्होंने उसके परिणामों को भी भुगता है। मेरी उस बात के बाद भी वीना जी के सवाल नहीं रुक रहे थे और वीना जी ने फिर से पूछा, कैसे परिणाम? मैं सोच रहा था शायद वो डरकर चुप हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर से उसे आगे जवाब दिया, यही कि बीमार पड़ना, बुरे बुरे सपने आना, जैसे कि वो औरत सपने में आकर उस इंसान को अपने घर से, उस जगह से दूर रहने को कह रही हो। सुना है कि मरने से पहले वो पेट से थी और वो उसी घर में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो मर गई अपने बच्चे के साथ। शायद यही कारण है कि वो उस मकान की रक्षा करती है और इसलिए वो मकान, वो जमीन इंसानों के लिए श्रापित है। तब न जाने कि वीना को वो जगह काफी पसंद आ गई थी, और सिर्फ वीना को ही नहीं बल्कि सुनील साहब को और मालकिन को भी वो जगह काफी पसंद आ गई थी। तो उन्होंने झट से उस जगह को देखा और जल्द ही उसका सौदा तय किया। मैंने एक दो बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वो ठहरे पढ़े लिखे लोग, उन्हें इन सब बातों से क्या मतलब था। सौदा तय होने के बाद उन्होंने वहां भूमि पूजन करवाने के लिए मुहूर्त निकलवाया। बस कुछ 8 या 10 दिन पहले की बात है। मालिक और मालकिन को वापस शहर जाना था और हम सब मुहूर्त के दिन फिर से वहां चले गए। लेकिन किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। दयाराम बुजुर्ग और उनके पिता समान होने के नाते उन्होंने उनके हाथों से नींव रखने का फैसला किया और दयाराम को उस जगह पर पहला घाव करने को कहा। जब दयाराम ने कुदाल से पहला घाव किया तो उसे बहुत जोर का झटका लगा और वो उड़कर पीछे जा गिरा। ये देख हम सब भौचक के रह गए थे। पंडित जी ने तुरंत पूजा को बंद करवाया, कहा कि ये अपशकुन है। उस वक्त के बाद से दयाराम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और फिर कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। मौत होने की रात वो वापस अपने घर पर आया था। तब मैंने उसे देखा था बहुत करीब से। उसे सामने खड़ा देख मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैं जान चुका था कि वो दयाराम नहीं है, कोई और ही है। उसके अंदर कोई और ही था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देख कोई भी डर जाता। उसे देख मुझे शक हुआ था कि जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है या फिर हो चुका है। कुछ ही देर में वो उस बारिश की रात में फिर से कहीं गायब हो गया। वो फिर वापस नहीं आया। दूसरे दिन सुबह जब मुझे सुनील साहब और मेम साहब की मौत के बारे में पता चला,
तब मुझे यकीन हुआ कि उस रात में ही बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन तब मैंने वीना बेबी के बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी और मुझे एहसास हुआ कि वो उस रात वीना को ढूंढने ही वहां आया हुआ था। उसी दिन मैं वीना बेबी को ढूंढते हुए इस बंगले के पास आया था, लेकिन यह पुलिस होने की वजह से बंगले के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज दोपहर को पहरा हटता हुआ देखा तो मैं यही रुक गया, लेकिन फिर कुछ ही वक्त में आप यहां आ गए। भानु ने मुझे शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एक घटना बता दी थी और मेरे दिमाग में उस केस का एक एक धागा खुलता चला जा रहा था, लेकिन वीना का अब भी कहीं पता नहीं था। बातों बातों में कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। तो मैंने भानु से कहा कि इस वक्त के लिए मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने सब सच मान लिया है। भले ही सारे सबूत दयाराम के खिलाफ हो, लेकिन यह भी सच है कि दयाराम मर चुका है और कानून लाशों को सजा नहीं देता। या तो वो जिंदा है या फिर मरने का नाटक कर रहा है। मैंने भानु को अपने एक हाथ से सहारा देते हुए उठा लिया और फिर हम धीरे धीरे उस बंगले के कंपाउंड वॉल को घूमकर आगे की तरफ जाने लगे। तब भानु ने मुझसे कहा, दयाराम का पता नहीं, लेकिन वो बच्ची 3 दिन से लापता है। उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शायद अब तक दयाराम की लाश ने उसे मार भी दिया होगा। उसी वक्त मुझे पीछे से फिर से कोई सरसराहट सुनाई दी। भानु और मैंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। हमसे दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। वो बस एक काली परछाई की तरह नजर आ रहा था। मैंने फिर से अपनी बंदूक तान ली। तब मैंने भानु को कहा, अगर ये दयाराम की लाश है तो वीना अब भी जिंदा है। भानु और मैं हम एक दूसरे को सहारा देते हुए तेजी से आगे की ओर जाने लगे, लेकिन हमारे आगे पहुंचने से पहले ही दयाराम की लाश वहां पहुंच चुकी थी और वो बिल्कुल बंगले के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने उस पर 1-2 राउंड फायर किए, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मरे हुए को मौत का क्या डर। उसी वक्त वो लाश चलकर हम दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा फूला हुआ और लाल हो पड़ा था, मानो उसके पूरे शरीर का खून चेहरे में उतर गया हो। आंखें सफेद थी, शरीर सफेद पड़ चुका था और एक अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। वो बस एक चलती फिरती लाश थी। काफी देर तक तो वो बस सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव, कोई हलचल नहीं थी और न ही वो अपनी आंखें झपक रहा था। भानु और मैं, हम दोनों की हालत खराब थी। वो दयाराम नहीं है, यह साबित करने के लिए मुझे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उसी वक्त मुझे गाड़ी की आवाज आई। सोमेश वहां आ पहुंचा था। मैंने सोमेश को इशारे से ही अपनी जगह पर ही रुकने को कहा और धीरे आवाज में भानु से पूछा, इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा? भानु ने आसपास अपनी नजर घुमाते हुए कहा, अपनी दाई तरफ देखो साहब, वहां भगवान शिव का छोटा सा मंदिर है। अब शायद वही हमें बचा सकते हैं। मैंने धीरे से अपनी दाई तरफ देखा तो वो कुछ 5 फीट का छोटा सा मंदिर था जो मुझसे करीबन 50 फीट की दूरी पर था, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था और उस पर लॉक लगा हुआ था। तो मैंने फिर भानु से कहा, अरे उस पर तो लॉक लगा हुआ है, कौन पागल मंदिर को लॉक लगाकर बंद करता है? हम अपनी जगह पर ही खड़े थे और अब वो लाश हमारी तरफ ही आगे बढ़ने लगी थी। आसपास बहुत घना अंधेरा था। बस गाड़ी की हेडलाइट चालू होने की वजह से हमें आसपास सब नजर आ रहा था। सोमेश ने अपनी बंदूक निकालकर पीछे से लाश पर तान दी। मैं उसे बताना तो चाहता था, लेकिन बता नहीं सकता था कि गोलियों का उस लाश पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तब तक उसने 2 गोलियां उस तरफ फायर कर दी। दयाराम की लाश ने अपनी गर्दन गोल घुमाकर मुड़कर पीछे देखा और तभी मैंने तेजी से उस मंदिर की तरफ दौड़ने की कोशिश की। दयाराम की लाश ने तब तक सोमेश पर हमला कर दिया था। सोमेश ने जब दयाराम की लाश को देखा तो दयाराम का सफेद और खून से भरा हुआ चेहरा देख उसके हाथों से बंदूक अपने आप ही नीचे गिर पड़ी। सोमेश बहुत डरा हुआ था और डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। मेरे बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी तो मैंने वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर जोर से ताले पर मारने लगा, लेकिन ताला तो टूट ही नहीं रहा था।
तो मैं बिना कुछ सोचे बस घाव पर घाव किए जा रहा था। तब भानु सोमेश को बचाने के लिए किसी तरह उस ओर जाने लगा। भानु भी पूरी ताकत से उस लाश पर झपट पड़ा और बस कुछ ही सेकंड्स की झटपटाहट के बाद उस लाश ने एक झटके में भानु को अपने से दूर कर दिया। भानु 10 से 15 फीट दूर जा गिरा। मैं यहां ताले पर घाव किए जा रहा था। उस चक्कर में मेरा हाथ भी जख्मी हो चुका था कि तभी मुझे अंदर से कुछ लड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल एक चाबी दरवाजे से निकलकर बाहर आई। मैंने सोचा यह कैसा भगवान का चमत्कार है। मैंने झट से चाबी को उठाकर ताले को खोल दिया। दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर वीणा खड़ी थी, जो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके शरीर में जैसे खड़े रहने की ताकत ही नहीं बची थी। उसने एक छोटा सा त्रिशूल मेरे हाथ में थमाते हुए पास ही पड़े भस्म की तरफ इशारा किया। मैं कुछ समझा तो नहीं, लेकिन मैंने एक हाथ में त्रिशूल को लिया और दूसरे हाथ से जितना हो सकता था उतना भस्म उठा लिया। वीणा फिर से वहीं लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेजी से सोमेश की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे बाहर जाते ही लाश ने वीणा की तरफ देखा और वो झट से उठकर खड़ी हो गई। सोमेश तब तक बेहोश हो चुका था। भानु में अपनी जगह से हिलने की ताकत ही नहीं थी। और फिर वो लाश तेजी से बढ़ती हुई मेरी तरफ आई। तब मैंने झट से मेरे हाथ में जो भस्म था उसे उस लाश के शरीर पर फेंक दिया। भस्म शरीर को लगते ही वो जोर जोर से चीखने लगी, जैसे उसका पूरा शरीर फिर से जल उठा हो। मैंने वीणा की तरफ देखा तो वो मुझे अपनी छाती पर हाथ रखकर कुछ इशारा कर रही थी। शायद वो त्रिशूल को उस लाश के दिल में घोंपने का इशारा कर रही थी। मैंने उसी वक्त मौका देखकर वो छोटा सा त्रिशूल उस लाश के दिल में घोंप दिया और अगले ही पल में वो लाश किसी जिंदा इंसान की तरह तड़पती हुई नीचे गिर पड़ी और फिर एक जोर की चीख मारकर वो एकदम से शांत हो गई। सब एक पल में अचानक से शांत हो गया था। मैं वीणा के पास गया और उसे उठाकर गाड़ी में रख दिया। सोमेश के सर, गर्दन और छाती पर काफी सारे जख्म हो चुके थे और वो भी बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसे भी किसी तरह उठाकर गाड़ी में रख दिया। भानु होश में तो था, लेकिन उसकी हालत अब चलने लायक नहीं थी। उसका एक पैर लगभग टूट ही गया था। वो बस जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं अकेला इन सबको नहीं संभाल सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान आपके साथ हो तो वही आपको रास्ता भी दिखाता है। कुछ मिनट में ही वहां एक दूसरा पुलिस गार्ड आ गया। पहले पुलिस गार्ड ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट की थी और नाइट के लिए उन्होंने एक दूसरे गार्ड को यहां भेज दिया था। उसको आता देख मुझे काफी राहत महसूस हुई। मैंने उस गार्ड को सोमेश की जीप लेकर सोमेश, वीणा और भानु को जल्द से जल्द अस्पताल भर्ती करने को कहा और मैं खुद दयाराम की लाश को लेकर एक दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए निकल पड़ा। सब कुछ मेरे आंखों के सामने होते हुए भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भी इन सब का एक हिस्सा था। मैंने उसी रात दयाराम की लाश का पोस्टमार्टम करने को कहा। पोस्टमार्टम होने तक मैं वहीं रुका हुआ था। पोस्टमार्टम होने के बाद मैंने उसी रात अकेले ही दयाराम की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। उस वक्त मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सुबह मुझे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो डॉक्टर ने कहा कि दयाराम की मौत तो 4 दिन पहले ही हो चुकी है। यह बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि सारे सबूत दयाराम की ओर ही इशारा कर रहे थे। लेकिन दयाराम तो वारदात के पहले ही मर चुका था और फिर जो सबूत बचते हैं वो किसी काम के नहीं थे। फिर मैं सबसे पहले वीणा से मिलने चला गया। डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन से भूखा रहने की वजह से और किसी सदमे की वजह से उसने होश खो दिया था। मैं जानता था कि शायद उसने अपनी मां या फिर पिताजी का खून होते हुए देखा होगा, लेकिन होश में आने के बावजूद मैंने उस हादसे के बारे में उससे कोई बात नहीं की। भानु और सोमेश अब काफी हद तक ठीक थे। मैंने सोमेश को दयाराम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया और उसे यह भी कहा कि वो केस के बारे में किसी से भी कुछ बात न करे। उस घटना के बाद केस पर और जांच की गई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। जो भी सबूत हाथ लगता वो दयाराम के खिलाफ ही होता था और दयाराम की लाश पर तो कोई केस बनता ही नहीं था। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो मामला ठंडा पड़ता चला गया। वीणा के रिश्तेदार उसे देखने तो आए थे, लेकिन उस घटना को सुनने के बाद उसे अपने घर ले जाने से डर रहे थे। सब कुछ न कुछ कारण देकर उसे टाल रहे थे।
आखिरकार मैंने वीना को अपने घर भेज दिया, अपनी मां के पास। और फिर सब ठीक होने के कुछ दिनों बाद मैंने उन घनी झाड़ियों के बीच बसे उस श्रापित मकान और उस जगह को भी जाकर देखा। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, अपने अंदर कई काले गहरे राज छुपाए। मैंने मन ही मन अब तक जो कुछ भी हुआ था उस सब के लिए उस जगह से, उस मकान से माफी मांगी। तब एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन को छू कर निकल गया। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे माफ कर दिया था। और फिर मैं वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद वीना ने खुद मुझे बताया कि उस बारिश की रात जब दयाराम वहां आया था तो वो बहुत ही अजीब हालत में था। वो मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता था, लेकिन जब पापा ने उसका विरोध किया तो उसने मेरे पापा पर हमला कर दिया। मां ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे ले जाकर उस मंदिर में बंद कर दिया। और फिर जल्दी जल्दी में मुझे बताया कि उन पंडित जी ने एक त्रिशूल मंदिर में भगवान शिव जी के हाथ में रखा है, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। जब कोई अमानवीय चीज तुम पर हमला करनी चाहेगी तो उसे बस उसके दिल में उतार देना, बस और कुछ नहीं। और फिर मां ने मुझे अंदर बंद कर दिया और चाबी दरवाजे से अंदर फेंक दी। उसके बाद शायद वो पिताजी को बचाने के लिए घर के अंदर चली गई थी। कुछ ही मिनट बाद मुझे उसकी बस चीखें सुनाई दी। अंदर क्या हो रहा था कुछ पता नहीं था, पर मां के कहने के मुताबिक मैं बस वहां शांत पड़ी रही। उसके बाद पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई। और फिर उस दिन खड़खड़ाहट और ताली की आवाज से मुझे होश आया। मुझे लगा कि मां होगी, इसलिए मैंने चाबी बाहर फेंक दी, लेकिन वहां मां नहीं थी। मां कहीं नहीं थी। वीना की बातें सुनकर मेरा दिल सहम गया था और तब उसे दिलासा देने के बजाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ महीनों तक उस केस पर जांच हुई, पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। उसके कुछ महीनों बाद मेरा तबादला भी हो गया और शायद वो केस और ठंडा पड़ता चला गया। बस हम कुछ लोग ही उस केस के बारे में जानते थे, जिसमें सबूत होते हुए भी कोई सबूत नहीं था, गवाह होते हुए भी कोई गवाह नहीं था। साबित करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता था। आज वीना काफी बड़ी हो चुकी है, कॉलेज जाने लगी है। अब जल्द ही छुट्टियां लेकर मैं उससे मिलने जाने वाला हूं। वो मकान अब वहां है या नहीं पता नहीं, वो जगह अब भी श्रापित है या नहीं पता नहीं, लेकिन उस जगह की, उस मकान की यादें अब भी मेरे दिल में जिंदा है।